अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उमर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी डेली लाइफ से रिलेटेड है। आप अगर कमरे में दाखिल होते हैं तो आप दरवाजे को ओपन करते हैं, इसी तरह से आप जो है वो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे भी ओपन करते हैं पहले, ठीक है। उसके अलावा भी अगर आप जो है वो ये क्या नाम है कि नट वगैरह को टाइट करते हैं या लूज़ करते हैं किसी भी मशीनरी का, तो उसके लिए आप लॉन्ग हैंड या शॉर्ट हैंड स्पैनर यूज़ करते हैं। इसी तरह बहुत सारी डेली लाइफ में एग्जांपल है। चंद एक एग्जांपल आप खुद भी देख सकते हैं। आप खिड़की का दरवाज़ा खोलते हैं तो वो भी ओपन करते हैं, क्लोज़ करते हैं। तो इसमें हमने ये देखना है कि इसमें फ़िज़िक्स का कौन सा कानून जो है वो अप्लाई होता है। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी इसी से ही रिलेटेड है कि हम जब किसी चीज़ को ओपन करते हैं तो वो क्या होता है कि दरवाजे को हम ओपन करते हैं तो वो टर्न करता है, अपने एक्सिस के गिर्द जो है वो रोटेट करता है। इसी तरह हम जब लैपटॉप को ओपन करते हैं तो वो भी उसका जो कीपैड है और उसकी जो स्क्रीन है वो जब हम उनको स्क्रीन को ओपन करते हैं तो वो भी अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है। जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं वो फोर्स हम कैसे अप्लाई करते हैं, वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होता है, वो एक्सिस क्या है, आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें आपको पहले इस वजह से बता दी हैं कि इन चीज़ों को आप अगर आप जहन में रखेंगे तो आपको इजीली ये टॉपिक समझ आ जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जब भी हम चीज़ को टर्न करते हैं तो उससे क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, वह है टॉर्क, TOR। कि टॉर्क क्या होता है? टॉर्क क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड टॉर्क। कि जब भी हम क्या करते हैं कि टर्न करते हैं किसी भी बॉडी को तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है। अब मैं आपको कैमरे के सामने इस तरह से एग्जांपल दे सकता हूँ। मेरे हाथ में एक मार्कर है, मैंने इसको एक सिरे से पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका फिक्स्ड सिरा होगा, यहाँ से मैं इसको पकड़ के इस तरह से क्या करवा रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इधर भी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये क्या कर रहा है, अपने जहाँ से मैंने इसको पकड़ा हुआ है उसके गिर्द ये रोटेट कर रहा है। यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये फोर्स की वजह से या क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। और दरमियान में ये जो इसका डिस्टेंस है ये क्या होता है कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। और जो सेकंड इसकी जो डेफिनेशन है उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि टॉर्क को हम कैसे पढ़ते हैं। तो सेकंड इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं उसको रोटेट करवाने के लिए उसकी कितनी मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और उसको अगर आप या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड दूसरी कौन सी चीज़ है कि मोमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड perpendicular distance from axis of rotation to the line of action of force. Distance from axis of rotation to the line of action of force is called टॉर्क। अब इस जो सेकंड वाली इसकी जो डेफिनेशन है कि इस पे अगर आप गौर करें तो दो चीज़ें इसमें मैंने मेन लिखी। फर्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फर्स्ट जो है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। दूसरी चीज़ है इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो डिस्टेंस और कहाँ तक, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको एग्जांपल दी थी कि एक स्पैनर को हम यूज़ करते हैं किसी नट को ओपन या क्लोज करने के लिए। फ़र्ज करें कि ये वो जो है वो एक 6 साइडेड नट है, इसको आप फ़र्ज़ करें ओपन करना चाह रहे हैं या आप क्लोज करना चाह रहे हैं, तो आप एक स्पैनर यूज़ करते हैं। वो फ़र्ज़ करें इस तरह से, और ये इस तरह का एक स्पैनर है। ये जैसे भी समझाने के लिए मैंने ये जो है वो एक पिक्चर बनाई है ताकि आप इसको समझ सकें। ये
फर्ज करें ये एक जो है वो स्पैनर है। अब क्या होगा कि इसकी मदद से इस नट जो है इसको आपने फर्ज करें क्लोज करना चाह रहे हैं या इसको ओपन करना चाह रहे हैं, तो ये जो नट है ये अपनी जगह पे फिक्स है, ये यहाँ पे ही रोटेट करेगा। तो ये से हम कह सकते हैं कि ये जो नट है ये स्पैनर के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्योंकि इसको आप मूव कैसे करवाएंगे, या आप इसको अपवर्ड फोर्स अप्लाई करके मूव करवाएंगे या आप इसको डाउनवर्ड जो है वो फोर्स अप्लाई करके मूव करवाएंगे, रोटेट करवाएंगे, इसको टर्न करेंगे। अब होगा क्या इसमें कि जब आप क्या यहाँ पे जो जिसके गिर्द ये रोटेट कर रहा है वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। और जहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स जिस पॉइंट पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो इस तरह से होगी। फर्ज करें अगर आप अपवर्ड फोर्स अप्लाई करें यहाँ पे, अगर आप एक लाइन खींचे तो इस तरह से एक लाइन बनेगी, ठीक है। अगर आप डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करें तो वो भी इसी लाइन में आएगा। तो ये जो लाइन बनेगी इसको हम कहते हैं कि ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, कि जहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स जो है वो जिस पॉइंट पे एक्ट कर रही है वो जो लाइन है, वो जो लाइन बन रही है उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, की फोर्स की जो है वो लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है कि जहाँ से वो टर्न करेगा वो क्या होगा, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जो दरमियान वाला डिस्टेंस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो डेफिनेशन में आ रहा है, पहली चीज़ है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो, और दूसरी चीज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कहाँ से है, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला है अब, और इसको हम एल से भी डिनोट कर सकते हैं और आर से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो है वो इसको डिनोट करने के लिए यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे मैंने एल लिख दी है, फर्ज करें ये एल है और ये वो फोर्स है। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू लाइन ऑफ एक्शन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो, और दूसरी चीज़ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इनका जो प्रोडक्ट है उसे हम क्या कहते हैं कि वो टॉर्क है। अगर ये एग्जांपल आपको समझ आ गई है तो आप बाकी एग्जांपल को भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। दरवाजे की एग्जांपल इस तरह से आप ले सकते हैं कि ये फ़र्ज़ करें कि ये डोर है जिसको जो है वो आप ओपन करते हैं, तो यहाँ से ये इसका जो है वो एक्सिस फिक्स है कि जिसके गिर्द उसने रोटेट करना। आपने इस तरह से फोर्स अप्लाई किया तो इस तरह से ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये मैं इसी तरह से यहाँ पे जो है वो फर्ज करें इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है या रोटेट कर रहा है, रोटेट करेगा तो होगा क्या यहाँ पे, फर्ज करें आपने इस पॉइंट पे, यहाँ पे उसका वो हैंडल है जहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एफ फोर्स आपने अप्लाई की है, जहाँ पे आप फोर्स अप्लाई करेंगे और जो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जहाँ से वो उसने रोटेट करना है, इनके दरमियान जो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसे हम क्या कहेंगे कि ये उसका क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला। और दूसरे जहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस पॉइंट पे ये उस फोर्स की मैग्नीट्यूड होगी, और जिस पॉइंट पे ये फोर्स अप्लाई करें वो उसका लाइन ऑफ एक्शन होगा, इसे हम नाम देंगे एल का या आर का, जहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो टार्क फिर क्या होगा, इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें तो टार्क क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास क्या है एल, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो क्या है टार्क, और टार्क को हम डिनोट करते हैं टा से, ठीक है। टार्क का सिंबल ये होता है, तो इसको हम एफ एल भी लिख सकते हैं, इसको हम एल एफ भी लिख सकते हैं। एल क्या है, उसमें वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और एफ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। ये इसकी सेकंड वाली डेफिनेशन थी। इससे आपको इस कंप्लीट जो है वो इसका एक ओवरव्यू समझ आ जाएगा कि टार्क होता क्या है। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे जो टार्क है वो कितनी चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क लिख लेते हैं। डिपेंडेंस से मुराद कि जिस चीज को आप चेंज करें तो टार्क में कुछ चेंज आए। तो टार्क दो ही चीजें हमने पढ़ी हैं उस सेकंड वाली डेफिनेशन में कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। दो चीजें थी, एक फोर्स है और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसको मैथमेटिकली अगर लिखें तो टार्क को टा से डिनोट, टा इज इक्वल टू एल क्रॉस एफ भी लिखते हैं, आर क्रॉस एफ भी लिखते हैं। आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये बेसिकली, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है टार्क।
अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और दूसरा क्या है फोर्स। अगर आप इसकी फोर्स को चेंज करते हैं तो टार्क चेंज होगा, और दूसरी चीज़ है कि अगर आप उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको चेंज करते हैं तो टार्क तब भी क्या होगा, चेंज होगा। ये कैसे चेंज होगा कि अगर एक जो नट है वो बहुत ज़्यादा टाइट है तो वो शॉर्ट एंड स्पैनर से ओपन नहीं हो रहा, उसकी जगह आप क्या करते हैं एक लॉन्ग एंड स्पैनर को जो है वो यूज़ करते हुए आप क्या करते हैं उसको ओपन करते हैं। फर्ज करें ये जो है वो ज़्यादा लॉन्ग एंड स्पैनर है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं इसको ओपन करने के लिए। तो लॉन्ग एंड स्पैनर जितना लॉन्ग एंड होगा उतना ही ज़ाहिर है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये जो दरमियान में एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है, उस जहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर लेते हैं, या ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता है, ये वाली जो लाइन जहाँ पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं, ये डिस्टेंस आप जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना ही जो है वो हमारे लिए उस नट को लूज़ करना, यहाँ पे जो नट है दरमियान में इसको लूज़ करना जो है वो इजी हो जाएगा। और जितना डिस्टेंस ये वाला कम होगा, जितना शॉर्ट एंड स्पैनर होगा, उतना ही जो है वो हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी उसको ओपन करने के लिए। तो क्या होगा कि या आप जो है वो लॉन्ग एंड स्पैनर यूज़ करेंगे, और दूसरी चीज़ है कि या आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने के लिए करनी पड़ेगी उसको ओपन करने के लिए। तो कितनी चीज़ों पर डिपेंड करता है, टॉर्क जो है वो नंबर एक मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे नंबर एक, और दूसरा जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, या उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम मोमेंट आर्म भी कहते हैं। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये आपको बताया था लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये उसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं कि ये उसका क्या है, मोमेंट आर्म भी है। तो कितनी चीज़ों पे डिपेंड करता है, दोनों पे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे और मोमेंट आर्म पे। तो अगर फोर्स हम ज़्यादा अप्लाई करेंगे देन टॉर्क ज़्यादा होगा, या अगर आप जो है वो लॉन्ग एंड स्पैनर यूज़ करेंगे जिसका मोमेंट आर्म ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो देन उसका भी टॉर्क जो है वो ज़्यादा होगा। तो इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है टॉर्क। नेक्स्ट हम इसी में डिस्कस करेंगे कि जो टॉर्क है इसी लेक्चर में वो रिजिड बॉडी के लिए क्या होता है। ये तो था कि हमने एक लॉन्ग एंड स्पैनर यूज़ किया, या कोई भी मैंने मार्कर किया आपको जस्ट एग्जांपल दी कि वैसे हम इसको रोटेट करवाते हैं। तो अगर हम इसमें एग्जांपल लें किसी भी रिजिड बॉडी की, रिजिड बॉडी आप ऐसे ले सकते हैं कि फ़र्ज़ करें आपके पास यही जो है वो डस्टर है, ठीक है, उसके अलावा जो है वो आप बुक की एग्जांपल ले सकते हैं कि फ़र्ज़ करें बुक है या डस्टर है, उसको आपने यहाँ से पकड़ लिया है, यहाँ से पकड़ लिया है तो ये उसका फिक्स्ड एक्सिस हो गया है। यहाँ से जो है इसके गिर्द आपने उसको रोटेट करवाना है। रोटेट कैसे करवाएंगे, यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई करें दूसरे सिरे पे, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करें, इधर रोटेट हो गया, इधर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो इधर रोटेट हो गया। तो ये वो क्या कर रहा है कि अपने एक्सिस के गिर्द वो रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वो जो फोर्स है वो किस तरह से जो है वो उसको रोटेट करवाती है। फ़र्ज़ करें आपके पास जो है वो ये एक रिजिड बॉडी है, तो टॉपिक हम पहले लिख लेते हैं, टॉर्क इन अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में टॉर्क कैसे होगा, यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये उसका फिक्स्ड एक्सिस है, या उसे हम कह सकते हैं कि ये उसका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसका, कि इसके गिर्द उसने रोटेट करना है। और ज़ाहिर है एक अगर उसका हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया है तो दूसरे सिरे पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तब भी वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। एक और चीज़ मैंने आपको बताई है इसमें कि जितना आप लॉन्ग एंड स्पैनर यूज़ करते हैं इतना इजीली आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं इस जगह पे उसको मूव करवाने के लिए, फ़र्ज़ करें आप उसको इधर मूव करवा रहे हैं या इधर रोटेट करवा रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका जो है वो फ़र्ज़ करें यहाँ पे वो लग रही है फोर्स उसकी, तो इसका जो ये वाला है मोमेंट आर्म वो कम से कम होगा। जितना आप उसके सिरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे इतना मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा, तो ईजिली आप रोटेट करवा सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये जो दरमियान वाला डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, ये उसका वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो जिसकी जो उसका मोमेंट आर्म है, और यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि ये जो है वो फोर्स का कंपोनेंट है और इस डायरेक्शन में जो है वो आप इस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हमने इसमें क्या देखना है कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से और जिस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो उसका क्या है, मोमेंट आर्म है, और उसे हम डिनोट कर लेते हैं आर से, और इस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो फर्स्ट अगर हम देखें कि ये जो है इसको हम फोर्स तो इधर लगा रहे हैं लेकिन इसने रोटेट या इस साइड पे करना है। अगर हम इस तरफ जो है वो इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो जब वो इस साइड पे रोटेट करेगा तो हम ये देखना है कि वो फोर्स के कौन से कंपोनेंट में रोटेट कर रहे हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक में
कि जो वर्क डन है, जब हम किसी बॉडी को अपनी जगह से क्या करते हैं, धकेलते हैं, तो उस पर वर्क डन होता है, और वर्क डन में जो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जो उसे आगे मूव करवाता था, तो वो उसका हमने देखा था कि वो उसका एक्स एक्सिस पे मूव करवा रहा था अलोंग द जो है वो उसके एफ कॉस थीटा के कंपोनेंट में। तो यहाँ पे भी हम इसको अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लें तो ये उसका होगा जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये इसका कौन सा आ जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये कैसे आएगा कि फर्ज करें जो है इसको आप आगे बढ़ाएं तो ये यहाँ पे एंगल थीटा बनेगा। अगर यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ जो इसका मोमेंट आर्म का है एंगल थीटा बन रहा है, तो इसी तरह से इसका जो दूसरा एंगल है वो यहाँ पे थीटा बनेगा। अगर यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है तो इसका जो सामने वाला कंपोनेंट होता है थीटा के सामने वाला वो साइन थीटा होता है, और इसके जो पैरेलल होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, एफ साइन थीटा। तो ज़ाहिर बात है अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करें तो ये इसी डायरेक्शन में ही रोटेट करेगा, ये उस डायरेक्शन में रोटेट भी नहीं करेगा, ये इसी साइन थीटा की, ये वाला उसका कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा। अगर ये कॉस थीटा है तो ये भी इसी तरह से एफ कॉस थीटा होगा। लेकिन अगर आप इसका ये वाला कंपोनेंट देखें एफ कॉस थीटा वाला, तो ये इसको रोटेट नहीं करवाएगा, बल्कि ये इसको आगे की जानब जो है वो आगे मूव तो करवा सकता है लेकिन उसको रोटेट नहीं करवा सकता। तो रोटेट करवाने के लिए हमारे पास जो कंपोनेंट है वो क्या है, एफ साइन थीटा। तो टार्क की अगर आप एग्जांपल लें, टार इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट है उसका आर, और देन क्या होता है एफ, जो कौन सा कंपोनेंट उसको रोटेट करवा रहा है वो हमने उसमें देखना है, और वो है एफ साइन थीटा। तो इसे हम क्या कहते हैं, टार इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। नेक्स्ट अगर हम देखें सेकंड, एक और हम एग्जांपल लेते हैं, इसी तरह से फर्ज करें कि जो है वो रिजिड बॉडी है और यहाँ पे जो है आप फोर्स अप्लाई करते हैं, और ये जो पॉइंट है वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ओरिजिन भी हम इसे कह सकते हैं। ये जो दरमियान वाला डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे कि ये उसका मोमेंट आर्म, जिसे हम आर से डिनोट कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है एफ। अगर ये जो मोमेंट आर्म है अगर हम इसको देखें तो इसको हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो वो इस तरह से करेंगे कि ये फर्ज करें ये जो है वो उसका थीटा के साथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये इसका थीटा के साथ वाला कंपोनेंट और पैरेलल, और दूसरा इसके सामने वाला जो है वो इसका क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, थीटा के सामने आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो अगर आप इस आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को देखें, थीटा के सामने वाला ये एफ साइन थीटा होगा। अगर ये एफ साइन थीटा है तो एफ साइन थीटा को अगर आप गौर करें तो ये क्या आ रहा है, फोर्स के परपेंडिकुलर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि टा इज इक्वल टू आर साइन थीटा, यहाँ से सेकंड वाली फिगर से, और ये क्या है ऐसा फोर्स हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि आर एफ साइन थीटा। ये क्या है कि जस्ट हमने उसकी मैग्नीट्यूड लिखी है कि अगर हम फोर्स को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो तब भी आर एफ साइन थीटा अगर है, और हम जो मोमेंट आर्म है उसको उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो तभी हमारे पास क्या आएगा, आर एफ साइन थीटा। तो इन वेक्टर फॉर्म अगर हम, क्योंकि हमें पता है कि टार्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, टा इज इक्वल टू हमारे पास ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या है, आर उसका मोमेंट आर्म है, और इसी तरह से दूसरा फोर्स का कंपोनेंट है वो क्या है, एफ है। या इसे हम आर क्रॉस एफ लिखते हैं क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि जब क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करते हैं तो हमारे पास साइन थीटा आता है, अगर हम डॉट प्रोडक्ट खत्म करते थे तो कॉस थीटा आता था। तो ये चूंकि इन दोनों के दरमियान क्या आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, या ये क्या करते हैं कि ये उसको रोटेट करवाने के लिए जो यूज़ होता है वो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट को हम यूज़ करते हैं। तो टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो टार्क भी क्या होगा हमारे पास, इसका परपेंडिकुलर सॉरी वेक्टर क्वांटिटी होगी टार्क भी एक। तो यहाँ पे ये कैसे है कि ये इसका जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट आता है। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि अगर हम जो है वो एक वेक्टर पे हाथ रखें और उसको राइट हैंड रूल से चेक करें तो जो उसकी जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आती है वो क्या आती है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर आती है। तो अगर ये हमारे पास आर है और फोर्स की डायरेक्शन जो है वो ये वाली है, ठीक है, तो अगर हम आर पे हाथ रखें और इस तरह से इसको कर्ल करें फिंगर को, तो टार्क क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे भी चूँकि ये बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो टार्क क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, और टार्क जो हमें रिजल्टेंट क्वांटिटी इसकी मिलेगी। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं कि टार्क का जो है वो यूनिट क्या होता है और उसकी डायमेंशन क्या होती है इसी में, और फिर हम इसको एंड करते हैं। यूनिट ऑफ
टॉर्क। अब टॉर्क का यूनिट क्या होता है कि टॉर्क में दो चीज़ें हैं, एक जो है वो उसका मोमेंट आर्म है और दूसरा क्या है, फोर्स है। अब यूनिट को हम कैसे देखते हैं कि आर जो है वो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट हमें पता है क्या होता है। यूनिट अगर हम देखें तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर है। टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर। अगर आप इसकी डायमेंशन को देखें तो वो क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है कि फोर्स की डायमेंशन आपको पता है, फोर्स की डायमेंशन है, डिस्टेंस की डायमेंशन भी, डिस्टेंस की डायमेंशन होती है कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, और फोर्स के लिए जो है वो एम एल टी माइनस टू। ये कैसे आता है कि क्योंकि फोर्स जो है वो किसके इक्वल होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में एम ए होता है, मास के लिए कैपिटल एम होता है और ए के लिए जो है वो क्या होती है, एल टी माइनस टू। तो इस वजह से हमने यहाँ पे जो फोर्स की डायमेंशन है वो एम एल टी माइनस टू लिखा है और डिस्टेंस की अगेन एल है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या आएगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये इसकी क्या है, डायमेंशन ऑफ टॉर्क है। चंद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें से हमने नोट किए हैं कि वो कौन कौन से होते हैं टॉर्क में, नेक्स्ट हम वो इसमें डिस्कस करते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास यही जो है वो एक बॉडी है कि यहाँ ये उसका फिक्स्ड एक्सिस है जहाँ जिसके रोटेट करती है, और यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई करें, दरमियान में ये उसका मोमेंट आर्म है, ये उसका क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है जहाँ पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं। एक तो इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि फोर्स जो है जितना आप इसके परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही वो इजीली क्या करेगा, टर्न करेगा, क्योंकि हमने जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट में भी पढ़ा था कि जो हमारे पास दो होते हैं वेक्टर, एक क्या नाम है, अगर वो परपेंडिकुलर हो 90 डिग्री के एंगल पे हो तो वो इजीली जो है वो उसको क्या कर सकता है, टर्न करवा सकता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि अगर जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है आपकी, हमने उस बॉडी को रोटेट करवाया तो हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई की, तो इस तरह से इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये बन रहा था। अगर हम इसको जो है वो फोर्स को, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को चेंज करते जाएं, इस तरह से अगर हम यहाँ पे लें, अगर हम इस फोर्स को इस बॉडी पे इस तरह से अप्लाई करें इस तरफ, तो इसमें कोई टर्न नहीं आएगा। फर्ज करें ये एक रिजिड जो है आपके पास रॉड है ये वाला, अगर इस पे आप इस तरह से फोर्स अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में तो इसमें कोई टर्न नहीं आएगा। टर्न क्यों नहीं आएगा कि ये जो आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो ये वाली बन जाएगी। तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रही है। तो जब भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करेगी तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा बॉडी में। आप इसी मार्कर की एग्जांपल लें तो आप इसको इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, रोटेट करेगा, इसमें करेंगे करेगा, लेकिन आप इस डायरेक्शन में आप उसको फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो वो रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि वो जो आपकी फोर्स की जो आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट ये था कि जो है वो लाइन ऑफ जो इसमें से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास नहीं करनी चाहिए, अगर वो पास करेगी तो टॉर्क नहीं होगा। सेकंड जो इसमें वो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप बॉडी को जो है वो फर्ज करें ये आपके पास जो है वो रिजिड बॉडी है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहाँ से अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, इस जनाब अगर आप रोटेट करवाते हैं तो ये अगर आप गौर करें तो ये इस तरह से रोटेट करेगा तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसमें क्या आएगा, फिर हमेशा जो है वो जो टार्क होता है उसे हम कहते हैं कि वो पॉजिटिव टार्क होता है। और जो अगर आप इसको इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं उसके अपोजिट, ये अगर आपकी फोर्स की डायरेक्शन है तो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो इसे हम क्या कहते हैं कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, नेगेटिव टॉर्क। तो फर्स्ट पॉइंट ये था कि जब जो है वो लाइन ऑफ एक्शन, इफ इसको हम लिख सकते हैं कि इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स passes through, if line of action of force passes through axis of rotation, axis of rotation, then torque will be zero। क्यों टॉर्क जीरो होगा कि अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है तो टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि उसमें कोई रोटेशन ही नहीं होगी। सेकंड पॉइंट जो हमने इसमें से गैस किया है वो ये है कि अगर आप उसको इफ बॉडी
rotates in anti-clockwise direction, anti-clockwise direction, then torque will be पॉजिटिव। और इफ़ इसको हम दो पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में, इफ़ बॉडी रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज ये वाली होगी कि अगर वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ये ओ जो है वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिनोट कर रहा है। इफ़ बॉडी रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन torque will be नेगेटिव। तीसरा जो पॉइंट है इसका, जो इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नोट करते हैं टॉर्क में से, वो ये होता है कि जो टॉर्क है वो डिटरमिन करता है उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन को, क्योंकि वो उसको खास एंगल में टर्न करवा रहा होता है। तो जबकि हमने फोर्स वाले में पढ़ा था कि फोर्स क्या करती है कि बॉडी को लीनियर साइड पे मूव करवाती है, कि एक ब्लॉक पे अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं और अगर आप वो जो है वो सीधी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो क्या होगा, उसका लीनियर एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अगर आप जो है वो उसको टर्न करवाते हैं तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। तो टॉर्क क्या करता है, डिटरमिन एंगुलर एक्सेलरेशन while force determine linear acceleration। फोर्स तो इसमें भी अप्लाई हो रही है, लेकिन इसमें जो फोर्स है वो क्या करती है, उसको रोटेट करवाती है, जबकि जो दूसरी फोर्स है लीनियर डायरेक्शन में वो क्या करती है, लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाती है। फर्ज करें कि अगर आप फोर्स के एग्जांपल लें तो F इज इक्वल टू एम ए होता है। अगर आप टॉर्क को लें तो टॉर्क का एक और फार्मूला होता है, टॉ इज इक्वल टू आई एल्फा। ठीक है, आई क्या होता है, इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और एल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो इस वजह से लिखा है कि टॉर्क जो है वो डिटरमिन एंगुलर एक्सेलरेशन वाइल फोर्स डिटरमिन लीनियर एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स को हम जो है वो क्या करते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में एम ए लिखते हैं, और ए क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन है, और एल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो आज का जो टॉपिक था हमारा वो डेली लाइफ के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसकी एग्जांपल हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा देखते हैं। उसके अलावा जो है चांद एक एग्जांपल मैंने आपको बताई हैं, उसके अलावा आपने भी अपने इर्द गिर्द गौर करना है और उसमें देखना है कि जो भी एग्जांपल आप देखें उसमें आपने ये चेक करना है कि उसका मोमेंट आर्म कौन सा है, उसमें जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो कौन सा है, और उसमें जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है। तो अगर आपको डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, अगर आपको कोई चीज़ उसमें से समझ ना आ रही हो, कि अगर आपने फ़र्ज़ करें कोई भी एग्जांपल आपने देखी है, फ़र्ज़ करें जैसे दरवाजे की मैंने एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर दी थी, इसी तरह से लैपटॉप की एग्जांपल आपको दी, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। फ़र्ज़ करें मोबाइल ये है आपके पास, एक जगह से वो साइड से फिक्स है, दूसरी साइड से आप उसको उठाते हैं तो वो भी अपने एक्सिस के गिर्द क्या करता है, रोटेट कर सकता है। तो इसी तरह से आप बहुत सारी एग्जांपल्स देखते हैं। तो अगर आपको ना समझ आ रहा हो कि इसमें मोमेंट आर्म क्या है, उसमें जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या आता है, या उसमें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, तो आप कमेंट में क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसका सेटिस्फैक्टरी आंसर भी मिलेगा।